जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? हमें लोग ये कहते हैं कि आप पूरी दुनिया फिरते रहते हैं, कभी आप ईस्ट चले जाते हैं, कभी आप वेस्ट चले जाते हैं, कभी आप नॉर्थ चले जाते हैं, कभी आप साउथ चले जाते हैं, कभी यूरोप चले जाते हैं, कभी लैटिन अमेरिका चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी आप फार ईस्ट चले जाते हैं, कभी आप सेंट्रल एशिया चले जाते हैं, कभी आप जापान चले जाते हैं, लेकिन आप हमें पाकिस्तान नहीं दिखाते। पूरी दुनिया आप दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान भी खूबसूरत है, पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, इसके बारे में भी। तो हमने ये बात सुन सुन के ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स भी लेके जाने चाहिए और आपको ऐसी साइट्स भी बतानी चाहिए जहां जाके आप पाकिस्तान को एंजॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को देख सकते हैं, पाकिस्तान की माशरत को देख सकते हैं, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, पाकिस्तान के लोकल खाने खा सकते हैं आप, पाकिस्तान की जो लोकल रहन सहन है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने पाकिस्तान के अंदर टूर शुरू किए हैं। कुछ हमने नॉर्दर्न एरियाज़ के गर्मियों के अंदर टूर्स किए थे और उनकी वीडियोस भी आपको उनकरीब हम दिखाएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते हम लोग गवादर गए। हम 38 लोग थे, 38, और उसमें ख़वातीन भी थी, उसमें बच्चियां भी थी, उसमें बुज़ुर्ग भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें आप जैसे अल्हड़ जवान भी थे। तो हम सब गवादर गए और गवादर को हमने कैसे एक्सप्लोर किया उसकी पूरी तफसील हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप गवादर जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आपके पास बंदोबस्त क्या होना चाहिए, सामान आपके पास कौन सा होना चाहिए, कौन सा रूट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोस्टल हाईवे से जा रहे हैं, जैसे कि हम कोस्टल हाईवे से गए थे, तो आपको उस सफ़र को कैसे एंजॉय करना चाहिए, रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं, और जब आप गवादर पहुँचें तो वहाँ आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर PIE की फ़्लाइट्स का इशू है, वो आपने कैसे एड्रेस करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए सफ़र में, सारी चीज़ें शुमाइल आपको अभी बताएँगे। और मेरा ख्याल ये है, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आपको गवादर ज़रूर जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत इलाका है और सर्दियों के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आप ज़रूर जाएं और जाके आप इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर भी करें, एंजॉय भी करें। और अगर आप कोस्टल हाईवे से जाते हैं तो ये भी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आप साहिल को देखेंगे, समंदर को देखेंगे, वहाँ पे जो ट्रेन यानी जो ज़मीन की शेप है वो देखेंगे, तो आप अश कर उठेंगे, क्योंकि रास्ते के अंदर कोई ऐसी ऐसी जगह हैं जो अगर आपने नहीं देखी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल के साथ अभी आपको शुमाइल बताने लगे हैं कि ये कैसे गए थे, क्या किया था, कहाँ कहाँ रहे थे, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, वापसी कैसे हुई। जी, जैसे आपने बताया कि गवादर हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए और पाकिस्तान में भी बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। तो इसीलिए हमने गवादर का एक ट्रिप प्लान किया और हमारा बेसिकली जो प्लान था ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ था। तो इस्लामाबाद से गवादर जाने के लिए वैसे तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पहले कराची ही जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ से कराची की फ़्लाइट ली थी क्योंकि हमारा स्पेसिफ़िकली गवादर का ट्रिप था, तो वो रास्ते को हमने शॉर्ट करने के लिए यहाँ से फ़्लाइट ले ली थी। और कराची से भी गवादर जाने के दो ही तरीके बचते हैं। एक रात हम कराची रहे। हाँ, एक रात हमने कराची, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर से जाएं, आप इस्लामाबाद से जाएं और साथ ही आप वहाँ पर निकल जाएं, इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको ये सफ़र सुबह करना पड़ता है और सुबह सुबह फ़्लाइट लेके जाके आप फ़ौरन गवादर नहीं जा सकते। लिहाजा अगर आपने गवादर जाना है तो कराची की फ़्लाइट लें, लाहौर से, इस्लामाबाद से, और अगर आप कराची के अंदर हैं तो बिल्कुल कोई इशू नहीं, लेकिन वहाँ से अगर सफ़र आपने करना है तो सुबह के वक्त करना है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कराची से जो गवादर का सफ़र है वो तकरीबन 650 किलोमीटर का है, तो वो एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है कि अगर आप इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं और कराची से आगे गवादर चले जाएं। तो हमने 1 नाइट का स्टे कराची में किया था और जो हमें टाइम वहाँ पे मिल गया था उसमें हमने पोर्ट ग्रैंड विज़िट कर लिया था, मोहत्ता पैलेस विज़िट कर लिया था, चौकंदी ग्रेवयार्ड भी हमने विज़िट करना था लेकिन वो रह गया था क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था। और उसके बाद हमने 2 दरिया जो उधर का काफ़ी मशहूर जगह है वहाँ पर डिनर किया और रात को रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ से गवादर की तरफ हमने सफ़र अपना स्टार्ट कर लिया। और कराची से जो गवादर का सफ़र है टोटल 650 किलोमीटर का है, तो इसे हमने बीच में एक अपना स्टॉप ऐड किया था जो कि नॉर्मली गवादर जाते हुए हर कोई वहाँ पे स्टॉप करता है, और मारा बीच का। और ये काफ़ी एक खूबसूरत बीच बनी हुई है, बहुत ही। पहले ये बताएं कि पहला स्टॉप कौन सा था और जहाँ पर हमने लंच किया और अर्ली लंच किया। कराची से हम जब और मारा जाते हैं तो क्योंकि जो हाईवे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है हमारी और बहुत खूबसूरत हाईवे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो हमें जब औरमारा जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक ही अच्छी जगह आती है, छोटा सा एक स्टॉप बना हुआ है वहाँ पे जो विंदर है।
विंदर एक वहाँ पे शहर है जिसके आगे फिर आपको कोई बड़ा शहर नहीं मिलता गवादर। वहाँ पे भी ढाबा है, याद वो रखिए। वहाँ पे भी ढाबा किस्म का आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पे खाने का बंदोबस्त आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत सफाई होगी वहाँ पे, लेकिन विंदर से आगे जितने भी औरमारा तक या फिर औरमारा से आगे गवादर तक जितनी भी आपको जगह मिलेंगी, एक तो जगह बहुत कम आती हैं, बहुत लिमिटेड से स्टॉप्स हैं, आपको इवन पेट्रोल नहीं मिलता यहाँ पे, और खाने पीने की जगह नहीं मिलती। वॉशरूम्स का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि साफ़ वॉशरूम आपको किसी जगह नहीं मिलेंगे। तो औरमारा तक जाते हुए ये हमारा जो पहला स्टॉप था विंदर का था, और विंदर में ही हमने अर्ली लंच कर लिया था क्योंकि जिस तरह आपको बताया कि और आगे कोई ऑप्शन नहीं थी। तो विंदर में हमने एक किस्म का ब्रंच टाइप किया था कि उसमें हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो गए कंबाइन 11 बजे और 11 बजे के करीब, और उसके बाद हमने फिर अपना औरमारा तक का रास्ता जारी रखा। कराची से जो औरमारा तक का रास्ता है ये तकरीबन 300-350 किलोमीटर का रास्ता है, और इसमें अगर डायरेक्टली आप जाएँ फिर तो 4.5 से 5 घंटे में पहुँच जाता है, लेकिन हमारे रास्ते में 4-5 स्टॉप थे। विंदर के बाद जो सबसे पहला स्टॉप आता है, जो विज़िट वाली जगह है, वो कुंद मलीर बीच आ जाती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी बीच बनी हुई है। वहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉर्थ में जैसे बहुत ज़्यादा स्की काफ़ी नई पहुँच गई हुई हैं, उस तरह से तो नहीं है, लेकिन थोड़ी पुरानी किस्म की बोट्स आपको वहाँ पे चलाने को मिल जाती हैं। तो कुंद मलीर बीच है वहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएँ तो गोल्डन बीच आ जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की बीच है। वहाँ पे भी स्टॉप करना ज़रूरी है। आप कुंद मलीर बीच और गोल्डन बीच विज़िट करने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक जो शेरनुमा पुतला बना हुआ है जिसे फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। जैसा हम इजिप्ट में देखते हैं उसी टाइप का यहाँ पे एक छोटा सा शेर बना हुआ है जिसे फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं। लेकिन ये कुदरती है, ये याद रखिएगा कि एक चट्टान की शेप इस टाइप की है कि वो फिनिक्स लगता है, और ये कुदरती है। और जो इजिप्ट के अंदर है गीज़ा में, वो इंसान ने हाथ से बनाया चट्टान को तराश के, लेकिन ये जो है ये कुदरत ने बनाया है और ये बिल्कुल हूबहू वैसा है। और इसलिए कहा जाता है कि 2 फिनिक्स हैं दुनिया के अंदर, एक गीज़ा जो कायरो के साथ है वहाँ पे, और दूसरा यहाँ बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो बलूचिस्तान वाला है ये ओरिजिनल है, ये अल्लाह ताला ने बनाया, कुदरत ने बनाया, क्योंकि हवा लग लग के उसके ऊपर पानी गिर के और ज़लज़ले आ के उसकी शेप जो पूरी चट्टान की है वो शेर जैसी होगी। अब आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इसको, बल्कि सारे हम शार्ट्स इसके मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ एंगल से आप देखें और आपको महसूस हो रहा होगा कि ऐसा लगता है कि एक शेर बैठा हुआ है और बैठ के वो जो कोस्टल हाईवे उसकी निगरानी कर रहा है। तो ये निगरानी करता हुआ शेर है जो आपको नज़र आता है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। जब भी आप जाएंगे तो आप कोस्टल हाईवे से जाएं ताकि आप फिनिक्स ऑफ बलूचिस्तान जो उसको बाकायदा देख सकें। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है और बिल्कुल शेर लगता है। और देखें कुदरत के कमाल, कुदरत के रंग कि किस टाइप की उसने चीज़ें बनाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ये जो बल्कि एरिया है इस जगह पे आपको, अगर तो आपने कैपेडोशिया विजिट किया हो तो आपको बिल्कुल वैसी फील आती है कि टर्की का शहर है कैपेडोशिया, जैसे पहाड़ कटे हुए हैं वहाँ पे, जैसे गार बने हुए हैं वहाँ पे, और इसी तरह के वहाँ पे कोई काफ़ी सारे पुतले बने हुए हैं जिन्हें देख के लोग जज कर रहे होते हैं कि शेर बना हुआ है या ऊँट बना हुआ है। और इस तरह के काफ़ी सारे आपको पहाड़ नेचुरली कटे हुए मिल जाते हैं। और वैसा ही आपको इस रोड पे काफ़ी सारी जगह मिलेंगी। इसी तरह एक ऊँट की शक्ल में पहाड़ कटा हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बहुत मशहूर है जिसे हम कहते हैं प्रिंसेस ऑफ होप। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि खातून है जिसने घाघरा पहना हुआ है और वो बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे खड़ी हुई है, हैट भी पहना हुआ है। हाँ, और वो बिल्कुल एक पहाड़ी है जो इस तरह से कटी हुई है, जो कि नेचुरली इस तरह से फॉर्म हुई हुई है। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा स्टॉप है, वहाँ पे लोग ज़रूर रुकते हैं। ये आप बिल्कुल रोड पे रुक के भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाइकिंग पसंद करते हैं तो तकरीबन ये आपको आधे घंटे से 40 मिनट की हाइकिंग हो जाती है या ट्रैकिंग हो जाती है, और आप वहाँ पे प्रिंसेस ऑफ होप के बिल्कुल पुतले के नीचे तक भी पहुँच सकते हैं। उसके पाँव छू सकते हैं आप उसे जाके। और ये देखें इसका बिल्कुल हैट पहना हुआ है इसने, और ये बड़ी गौर से बल्कि बड़े गरूर के साथ ये पूरी वैली को देख रही है। और ऐसा लगता है कि ये सारी राजधानी है इसकी, सारी स्टेट है इसकी। और वहाँ पे पहाड़ियों की जो शेप है कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि कला है, उसकी दीवार है, उसकी बुर्जियाँ हैं, उसके ऊपर होल्स हैं जहाँ से तीर चलाए जा सकते हैं, जहाँ से फायरिंग की जा सकती है। फिर ऐसे लगता है जैसे तालाब हैं यहाँ पे, फिर ऐसे महसूस होता है जैसे बड़े घर हैं और घरों की दीवारें हैं, फिर ऐसे महसूस होता है जैसे छतें हैं, और यहाँ पे ऐसे लगता है मवेशी भी रहते हैं। बिल्कुल पूरी एक सिविलाइजेशन लगती है यहाँ, और यूँ महसूस होता है कि फिर यहाँ से इंसानों को निकाल लिया गया और उसके बाद कुदरत ने इसे मट्टी बना दिया गया। लेकिन ये याद रखें कि ये सारे का सारा नेचुरल है, यहाँ पे कभी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। और ये जो दीवारें हैं, ये जो मकान हैं, ये जो बुर्जियाँ हैं, ये जो फसीलें हैं,
और ये जो सड़कें हैं ये सारी की सारी कुदरती हैं। इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं है कि यहाँ कोई इंसान रहता था और फिर यहाँ कुछ जिन भूत रहते थे, या ये जिन्होंने बनाया या भूतों ने बनाया। ये कुदरत ने बनाया, क्योंकि हवा का चैनल यहाँ से गुजरता है, जो बड़ी तेज़ हवा है वो वक्त के साथ साथ इन दीवारों को काटती रही, तोड़ती रही, और उसके बाद इनको नई शेप देती रही। और उसके बाद आप देख लें फिर यहाँ पे बारिशें होती रहीं, उन्होंने इस शेप्स को ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। तो ये पूरा इलाका जो है ये बेसिकली बूजी टॉप कहलाता है। ये पहाड़ी है और पहाड़ी को काट के सड़क यहाँ से गुजारी गई है। इसके दाएं बाएं जो मनाजर हैं, आपको पूरी दुनिया में ऐसे मनाजर नहीं नज़र आते। हमें सिर्फ 2 जगहों पे नज़र आए। इससे पहले कैपिडोशिया, जिसका शुमाइल ने आपसे जिक्र किया, टर्की के अंदर शहर है, उसमें चिमनियाँ सी बनी हुई हैं और उनके अंदर लोग रहते हैं। दूसरा जॉर्डन के अंदर जब पेट्रा गए तो हमें पेट्रा की पहाड़ियाँ जो हैं वो इस टाइप की नज़र आई। उसके बाद ये शहर है, ये जगह है जो वाकई देखने के काबिल है। और अगर आपने ज़िंदगी में ये नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ा नुकसान अपना किया, क्योंकि ये आंखों का सदका है जो इंसान को उतारते रहना चाहिए। तो ये जगह आप देखें और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना खूबसूरती अल्लाह ताला ने क्रिएट की है, और आपने आज तक इसे नहीं देखा तो ज़रूर देखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो प्रिंसेस ऑफ होप है, इसको एंजेलिना जोली जो बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसने 2002 में जब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ यहाँ पे आई थी, तो उसने जब इसको देखा तो उसने फौरी तौर पे इसको नाम दिया प्रिंसेस ऑफ होप। और उसकी वजह से 2002 से इस स्पॉट को प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। और इस शहज़ादी को जो एक चट्टान है और कुदरत ने बनाई है और वो ऊपर खड़ी होकर बड़े गरूर के साथ नीचे देख रही है, उसे फिर प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि इसी कोस्टल हाईवे के ऊपर एक जगह है जिसको हंगोल कहते हैं। हंगोल एक नेशनल पार्क है और इसके अंदर ज़ाहिर है नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ किसी चीज़ को छेड़ा नहीं जा सकता, ना पानी को छेड़ा जा सकता है, ना दरख्तों को छेड़ा जा सकता है, ना उसकी जो फिगर्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो हंगोल नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड है और उसके अंदर एक हिंगलाज देवी का एक मंदिर है जो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है हिंदुओं के लिए। और यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू यात्री इस जगह पे आते हैं और यहाँ जब वो मंदिर जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मकाम है, लेकिन ये हाईवे से 17 किलोमीटर दूर है और उतरना पड़ता है, तो हम वहाँ नहीं जा सके। अगर आपको मौका मिले तो आप हिंगलाज देवी का मंदिर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए बड़ा मुक़द्दस समझा जाता है। ये भी एक देखने वाली जगह है। लेकिन बहरहाल इस कोस्टल हाईवे पे 3 चीज़ें ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। हिंगलाज का मंदिर है, फिर उसके बाद ये फिनिक्स ऑफ बलूचिस्तान है, फिर उसके बाद ये प्रिंसेस ऑफ होप है, फिर उसके साथ साथ ये ज़मीन का कटाव जो है, पहाड़ों का कटाव है, ये देखने वाला है। और इसके बाद फिर हम और माड़ा पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको पूरा शुमाइल बताएगा कि नेक्स्ट क्या था। और मारा पहुंच के, और मारा में वहाँ पे बेसिकली 2-3 रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। एक तो आर्मी के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे नॉर्मली सिविलियंस अलाउ नहीं है। और इसके अलावा जो 2 अलग रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह पे हैं, बिल्कुल बीच के किनारे पे आ जाते हैं। और ये औरमारा शहर से साइड पे हैं, बिल्कुल आपको कोस्टल हाईवे के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपने औरमारा शहर जाना हो तो आपको कोस्टल हाईवे से उतर के तकरीबन 8-10 किलोमीटर लेफ़्ट साइड पे जाना होता है, जबकि जो ही आप गवादर के साइड पे मुड़ेंगे सामने आपको रिजॉर्ट्स नज़र आ जाएंगे। और उधर अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम अवेलेबल हैं। एक उसमें से थोड़ा नया बना हुआ है, एक थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास ये 2 ही बचते हैं। और दोनों ही रिजॉर्ट्स में तकरीबन 20 से 22 कमरे हैं, और लेकिन बहुत एक ज़बरदस्त सा स्टे बन जाता है। तो वहाँ पे हमने दोनों रिजॉर्ट्स पे अपना ग्रुप को डिवाइड करके स्टे करवाया और वहीं पे हमने एक रात के टाइम पे अपना डिनर करवाया था, जो कि बुफे डिनर था और उसमें लोकल बलोची म्यूज़िक भी था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको औरमारा पे ही वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी मिल जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप वो कैंपिंग कर सकते हैं। अगर तो आप अपने कैंप्स खुद लेके जाएं तो तब भी आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर वैसे वहाँ पे चले जाते हैं और आप कैंपिंग की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो वहाँ के लोग भी आपको कैंप्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मारा बीच जब हम खुद भी पहुंचे थे, हमारे ग्रुप ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी, क्योंकि एक बार वाकई ही बंदा यहाँ पे जाके हैरान होता है कि पाकिस्तान में भी इतने खूबसूरत इलाके हैं, सिर्फ प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, लेकिन वाकई एक बार जाके हैरानगी होती है कि इतने ज़्यादा इलाकों के बावजूद यहाँ पे टूरिज़म क्यों नहीं है। अब देखें इसका जो साहिल है कितना खूबसूरत है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दौड़ लगाते रहे, वॉक करते रहे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऐसा लगता है जैसे ख्वाब है, ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, क्योंकि आप आसमान को देखें, फिर ज़मीन को देखें, फिर पानी को देखें और फिर पूरी बीच को देखें,
तो इंतहा दर्जे की खूबसूरती है वहाँ पे। बड़े हम लोग हैरान हुए और हमने बड़ा खूबसूरत टाइम और माड़ा में गुजारा। और ये नेवल बेस है, इस वजह से ये जगह पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नेवी पाकिस्तान नेवी रहती है और उनके क्वार्टर्स हैं और यहाँ पे बाकायदा बेस बना हुआ है। लेकिन बाकी शहर जो है वो बड़ा पुराना है और आपके पास जो फैसिलिटी है रहने की वो ये दो ही हैं। इसमें एक बोलान है, वो बहुत अच्छा नहीं है, उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है और उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे। लेकिन कमरों के अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है अगर वो इम्प्रूव कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जो दूसरा रिज़ॉर्ट है वो नया बना है, वो कंपैरेटिवली बेहतर है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा कि इस्लामाबाद से एक ग्रुप आया हुआ था जो टेंट्स में रह रहा था, वो बड़ा मज़े का तजर्बा था। फिर जब हम आगे दूसरे रिज़ॉर्ट में गए तो वहाँ पे एक यूथ क्लब का कोई फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पे नौजवान बच्चे और उनके मेंटोर्स आए थे। वो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी, वो पूरा रिज़ॉर्ट उनके पास था। तो बहरहाल इस यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, हमारे ग्रुप ने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो आप जब जाएँ तो खाना अपना साथ ले जाएँ, क्योंकि औरमाड़ा में खाना अच्छा नहीं मिलता। हमने भी कराची से बंदोबस्त किया था और वहाँ से ये खाना आया था। फिर हमने जो लोकल बलोची म्यूज़िक है उसका बंदोबस्त भी किया था, वो भी बड़ा एंजॉय किया हमारे ग्रुप ने। बोन फायर थी रात के वक्त, लेकिन लोगों ने बड़ा उसको बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर रुकिएगा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा। और मारा में बल्कि एक नहीं 2 दिन का भी स्टे किया जा सकता है अगर तो बस कंफर्टेबल थोड़ा सी नहीं है जगह वहाँ पे रहने के हवाले से, लेकिन बाकी विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और अगर तो आप थोड़ा सा रफ़ एंड टफ रह सकते हैं, आप कैंपिंग पसंद करते हैं, तो फिर आपके लिए वो एक किस्म की जन्नत ही होगी कि आप बिल्कुल साहिल के किनारे आराम सुकून से इतनी खूबसूरत जगह पे जहाँ पे आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। आप बहुत सिग्नल भी नहीं आते मोबाइल के। हाँ, मोबाइल के सिग्नल्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं और इंटरनेट तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा होता। तो ये बहुत अच्छी, आप वहाँ पे अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। ना टीवी है, ना रेडियो है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल काम करता है, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत अच्छी नेमत है, बिल्कुल। तो उसके बाद 1 नाइट स्टे हमने औरमारा में किया और अगले दिन हम गवादर के लिए वहाँ से रवाना हो गए। और मारा से जो गवादर का सफ़र है ये तकरीबन 250 किलोमीटर का है और इसमें 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लग जाता है हमें। इस पे हमारे ज़्यादा स्टॉप्स नहीं थे क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है बीच में देखने वाली, और तकरीबन सेम ही रास्ता चल रहा होता है जो आपने और मारा तक देखा होता है। उसी तरह कटी पहाड़ियाँ बीच में आ रही होती हैं, कुछ जगहों पे आपके साथ साथ समंदर चल रहा होता है जिसकी वजह से हम इसे कोस्टल हाईवे कहते हैं। और तो काफ़ी एक खूबसूरत वो रास्ता बना हुआ है। उसके बाद गवादर पहुंचने के बाद हमने वहाँ का स्टेडियम विज़िट किया था, गवादर पोर्ट विज़िट किया था, और इसके अलावा कोहे बातिल एक व्यू पॉइंट है जो गवादर का बिल्कुल टॉप पे करके व्यू पॉइंट बना हुआ है। इसके 2 रास्ते हैं, एक तो आप यहाँ पे कोस्टर्स वगैरह नहीं जाती लेकिन आप गाड़ी पे जा सकते हैं एक टॉप तक, और दूसरा इसका जो रास्ता है वो भी बड़ा एडवेंचरस और बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है जो इसमें आपने 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। और लेकिन ये बहुत ही कमाल एक ऊपर से व्यू पॉइंट आता है, पूरा आपको शहर नज़र आ रहा होता है। और ये सुबह एक साइड पे शहर, एक साइड पे समंदर, हाँ बिल्कुल ऐसा है, एक साइड पे शहर नज़र आ रहा होता है, एक साइड पे समंदर नज़र आ रहा होता है। और गवादर में हमारे जो ग्रुप ने स्टे किया था वो पीसी होटल में किया था। पीसी होटल इटसेल्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर बना हुआ है, आपको इसके तीनों साइड पे जो है समंदर नज़र आ रहा होता है और बैक साइड पे पूरा शहर है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर बना हुआ है। फिर हम सनसेट व्यू पे गए हम। हाँ जी, सनसेट व्यू पॉइंट पे गए, एक जो उधर पीसी के करीब ही तकरीबन 7 किलोमीटर के रास्ते पे सनसेट व्यू पॉइंट बना हुआ है। गवादर एक छोटा सा ही शहर है जो कि आप आधे घंटे से 40 मिनट में कहीं एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे हम सनसेट व्यू पॉइंट पे गए थे जहाँ पे हमने सनसेट देखा था। वहाँ पे एक छोटी सी बीच भी बनी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है वाकई। अगर आप गवादर में हैं तो आपने यहाँ पे जाके सनसेट व्यू पॉइंट पे लाजमी जाएं और एक सनसेट यहाँ से लाजमी देखें। और सनसेट देखें और उसके बाद वहीं बिल्कुल करीब गोल्डन बीच है, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं क्योंकि वो बिल्कुल सोने की तरह लगती है। ऐसा लगता है जो रेत है वो गोल्डन कलर की है और साथ जो चट्टानें हैं वो भी गोल्डन है। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो हमारे ग्रुप में ने अपने जूते उतारे, पैंटें ऊपर की, उसके बाद पानी के अंदर घुस गए। ये जो सारे मंजर आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त ये गोल्डन बीच के हैं। तो उस पर आप देखेंगे कितना खूबसूरत है। सामने शाम है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज पानी के अंदर गुरूब हो रहा है और पानी उस वक्त सुर्ख हुआ है। और जो हमारी बीच है उसका कलर गोल्डन है और साथ जो पहाड़ियाँ हैं वो भी सोने की बनी हुई लग रही हैं। और ये सारा ग्रुप इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। तो आपने गोल्डन सैंड बीच जो है वहाँ पे ज़रूर जाना है क्योंकि गोल्डन कलर की वो बीच है, इस वजह से उसे गोल्डन सैंड बीच कहते हैं। तो ये भी आप ज़रूर देखें। फिर उसके बाद आप होटल को एंजॉय करें और आप वॉक करें वहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा सिक्योरिटी का इशू है, गवादर के अंदर भी है और रास्ते के अंदर भी है। तो आपने जब जाना है तो आप कोशिश करें कि कॉन्वॉय में जाएं और अकेले ना जाएं, क्योंकि किसी वक्त भी वहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। एक हमने ग्रुप कर लिया, अब जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें हम पूरा जहाज़ लेके जा रहे हैं। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हम पूरी फ़्लाइट जो वो चार्टर करवाएं और फिर हम वहाँ पे लेके जाएं सबको। तो आपके पास नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। डेट्स इस्माइल आपको बताएगा कि किन डेट्स में हम जाएंगे, और उसके बाद जब वापस आए थे तो वापसी का सफ़र भी पूरी डिटेल के साथ आपको ये बताएगा कि क्या हुआ। बेसिकली एक तो हमारा ग्रुप शेड्यूल हुआ था इसी महीने के लिए, लेकिन उसे हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और डिले करके एक ही बड़ा ग्रुप लेके जाएंगे। और जो डिले करने की रीज़न है वो बेसिकली यही है क्योंकि फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत लिमिटेड है। अब फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें इस बार फेस करनी पड़ी थी और उसे देखेंगे कि किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पे तो फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अब आ चुकी हुई हैं, आपको रास्ते में काफ़ी सारे इश्यूज़ नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स करने की जगह मेरे ख्याल से क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए इसमें। और उसमें मैं आपको डेट्स तो एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं डेट्स इसकी अनाउंस कर दूँगा। और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी रास्ते में, वॉशरूम्स के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, अब सारे बंदोबस्त कर हाँ अपना वॉशरूम साथ लेके जाएं। तो वहाँ पे कोई अगर इस तरह का बंदोबस्त हो सके पोर्टेबल टॉयलेट्स का तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और वहाँ पे जो हमें रिजॉर्ट्स में जो शीट्स वगैरह के हवाले से, सफाई वगैरह के हवाले से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये इंशाल्लाह पहले से हल करेंगे। क्योंकि चीज़ें सारी वहाँ पे बनी पड़ी होती हैं, बस हमारे इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सही मेंटेन नहीं रख सकते। तो अगर ये मेंटेन रखी जाए, मेरे ख्याल से बाकी कुछ नहीं, अगर कोस्टल हाईवे पे हम सिर्फ वॉशरूम्स ही प्रॉपर बने हुए हों, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हों, और इसके अलावा कुछ खाने पीने की जगह बनी हो, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें ही अगर उधर पहुँच जाएँ तो डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। जितने लोग नॉर्थ वाली साइड पे जा रहे हैं, इतने ही लोग हमें गवादर जाते हुए भी नज़र आएंगे। अगर ये बेसिक जो 2-3 ज़रूरियात हैं, कोई इसमें लग्जरी नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें नेसेसिटीज़ हैं जिनके बगैर इंसान गुजारा नहीं कर सकता। नेसेसिटीज़ हैं, वॉशरूम भी बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं, सिर्फ उसकी सफाई या उसकी मेंटेनेंस का अगर कोई तरीक़ाकार वहाँ पे बन जाए तो इसकी अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो। हमारी वापसी PIA से हुई, हमने गवादर से हमने फ़्लाइट ली, कराची आए, कराची से फिर हम इस्लामाबाद और लाहौर आ गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि फ़्लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा यकीनी नहीं है। बाज़ औक़ात फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, फिर जहाज़ छोटा है और उसके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर सीट कन्फर्म है तो आपको वाकई सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि दाएं बाएं से लोग घुसा देते हैं PIA। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 9 लोग हमारे वहाँ पे रोक दिए उन्होंने और दूसरे लोगों को चढ़ा दिए, जबकि हमारे पास कंफर्म टिकट से। और जिस तरह हमने मैनेज किया आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो जब आप गवादर जाएं तो इस चीज़ को भी आप देखिएगा। इसलिए हम अब चार्टर फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी पूरी फ़्लाइट लेके जाएं और वही फ़्लाइट हमें वापस लेके आए, उससे ये जो हैसल है शायद वो कवर हो जाए। तो बहरहाल हम गए कोस्टल हाईवे से थे, वापस हम PIA से कराची आए, कराची से फिर हम लाहौर और इस्लामाबाद आ गए। तो ये भी आपके लिए बेहतर है कि आप कोस्टल हाईवे से जाते हैं जाएँ। वापसी जो है ना बहरहाल आपको फ़्लाइट से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक सफ़र है, तो वापसी पे इतना हैक्टिक सफ़र नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सेम ही रोड है मेरे ख्याल से। वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ट्रिप होता है ये। आप एक बार अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने गवादर का लाजमी सुना होगा, तो एक बार आपको विज़िट लाजमी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वापसी पे फ़्लाइट पे आना हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि एक ही रोड पे जाना वापस आना, वो मतलब आपके एक्साइटमेंट लेवल भी ख़त्म हो चुका होता है और वही जगह आपको शायद वापसी पे इतनी अच्छी ना लगे। अच्छा, तो ये हो सकता है। इस वजह से हम यही रिकमेंड करेंगे कि वापसी फ़्लाइट से की जाए ज़्यादा। और फ़्लाइट का जिस तरह से आपको अभी बताया कि एक्सपीरियंस हमारा भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवादर से भी जिस तरह स्कर्दू या गिलगित में सिर्फ PIA जाती है, गवादर में भी सिर्फ एक PIA की ऑप्शन है और हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स वहाँ से चलती हैं जो कि श्योर नहीं होती, वो किसी भी टाइम पे कैंसिल हो सकती हैं। और कैंसिल ना भी हों अगर तो फ़्लाइट फुल हो जाए तो फिर ये भी उसमें ऑप्शन होती है कि किसी एक आध बंदे को वो उतार के कैंसिल कर दें उसके टिकट। जिस तरह इस बार तो पूरा ग्रुप था हमारा, हमने तकरीबन 1.5 महीना पहले से ही टिकट्स परचेज़ कर ली हुई थी और 48 सीटर पूरा जहाज़ होता है। हम वहाँ से जो ट्रैवल करके वापस आने वाले लोग थे वो तकरीबन 38 थे, लेकिन उनके पास अनफॉर्चुनेटली एंड पे कोई चाइनीज़ कोई डेलीगेशन आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें फिर साइड पे किया और उन्हें ट्रैवल करवाया, जो कि एक अनसर्टेन सी चीज़ है, कहीं पे दुनिया में देखने को इस तरह से नहीं मिलती नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे बहरहाल इन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद गवादर आपको ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और जो हमने गवादर में देखा उसकी फुटेजेस अब हम आखिर में लगा रहे हैं, आप इसे दोबारा देखें।
और मुझे यकीन है कि इन्हें देखने के बाद आप गवादर ज़रूर जाएंगे।